Assalamualaikum everyone. Today we are going to discuss consent and free consent. We have already discussed section 10, 11 and 12 of the Contract Act 1872 जो कि उसके सेकंड चैप्टर में है, जिसमें बताया गया है कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं और वॉइड एग्रीमेंट्स क्या होते हैं। तो सेक्शन 10 में हमने पढ़ा था कि किसी भी एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए एसेंशियल एलिमेंट्स कुछ चाहिए होते हैं, वो अगर उसमें होंगे तो वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ होगा, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। तो जो एसेंशियल सेक्शन 10 में थे, उसके बाद उन्होंने उन एसेंशियल्स को अलग अलग सेक्शन में डिफ़ाइन किया है। इसीलिए सेक्शन 10 के बाद सेक्शन 11 हमने पढ़ा था, जिसमें था कि कॉम्पिटेंसी का कॉन्ट्रैक्ट करने की किन किन के पास हो तो वो कॉम्पिटेंट होते हैं, या कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, वो सेक्शन 11 में पढ़ा था। और सेक्शन 12 में उसी का डिटेल ने बताया था कि जो उसमें साउंड माइंड का जिक्र था, तो साउंड माइंड होता क्या है। इसलिए आज हम आगे उसके डिस्कस करेंगे, जो कि है सेक्शन 13, जिसमें बताया गया है कंसेंट क्या होता है और वो कंसेंट फ्री कब होता है, उसके बारे में सेक्शन 14 में बताया गया है। ठीक है, तो सिंपली जो कंसेंट है, अगर उसके लफ्ज़ी मैंने देखे जाएँ तो वो यही है कि मर्ज़ी या रज़ामंदी होना, यानी कि जो पार्टीज़ कॉन्ट्रैक्ट में इन्वॉल्व हो रही हैं उनकी रज़ामंदी भी हो उस कॉन्ट्रैक्ट को करने की। ठीक है, यानी कि उनका कंसेंट शामिल हो उन पार्टीज़ का, और वो कंसेंट बिल्कुल फ्री हो, यानी कि आज़ाद हो, यानी कि किसी दबाव से ना दिया गया हो, उनकी मुकम्मल मर्ज़ी, अपनी ख़ुद की रज़ामंदी शामिल हो उस कॉन्ट्रैक्ट में आने की। तो ये एक मेन एसेंशियल है किसी कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड करने का। ठीक है, या किसी एग्रीमेंट को एक कॉन्ट्रैक्ट बनाने का, इन्फोर्सेबल करने का। तो सेक्शन 13 में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के कंसेंट को बताया गया है कि कंसेंट क्या होता है। तो उसमें कहते हैं कि इट इज़ व्हेन टू और मोर पर्सन्स अग्री अपॉन द सेम थिंग एंड इन द सेम सेंस, यानी कि जो पार्टीज़ कॉन्ट्रैक्ट में आ रही हैं, दो या दो से ज़्यादा जितनी भी, वो उस कॉन्ट्रैक्ट में आने के लिए उसका जो ऑब्जेक्ट या कंसिड्रेशन है उसको सेम सेंस में ले रही हों। ठीक है, यानी कि अपनी रज़ामंदी हो उनकी दोनों की, दोनों जानते हों कि कॉन्ट्रैक्ट हम किस बारे में कर रहे हैं। जैसे मिसाल के तौर पे एक बंदा कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, उसके पास 3 गाड़ियाँ हैं और सामने वाले को उसने प्रपोज़ल दिया कि वो उसे अपनी गाड़ी सेल करना चाहता है। सामने वाली पार्टी ने एक्सेप्ट कर लिया, सामने वाले के माइंड में ये बात है कि उसके पास जो उसकी एक गाड़ी है वो सेल करेगा, लेकिन जिसने प्रपोज़ल दिया है उसके पास तो 3 गाड़ियां हैं, उसने ये सोचा है कि मैं उसको दूसरी वाली दूंगा, लेकिन उन लोगों ने ये वाली बात कम्युनिकेट नहीं की कि कौन सी वाली देनी है, बस ये कहा है कि गाड़ी देनी है, गाड़ी का नाम नहीं लिया कि उसने कौन सी लेनी है, उसने कौन सी बेचनी है। ठीक है, तो यहाँ पर भी उनका कंसेंट अगर वो कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं और एट द टाइम ऑफ परफॉर्मेंस जब उन्हें डिलीवरी वगैरह होती है तो उसे पता चलता है कि मैंने तो दूसरी सोची थी और आपने दूसरी दे दी, तो यहाँ भी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वैलिड ही नहीं है, वॉइड हो गया। क्यों? क्योंकि कंसेंट जो है वो उनका क्लियर ही नहीं था, यानी कि जो उनके सेम सेंस में बात ही नहीं थी या सेम मीनिंग में वो दोनों बात ले ही रहते हैं, यानी कि उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया लेकिन जो सब्जेक्ट मैटर है वो ही उनके दरमियान क्लियर कम्युनिकेट ही नहीं था, तो यहाँ भी उनके कंसेंट शामिल ही नहीं था। तो सेक्शन 13 ये बताता है कि दोनों पर्सन जो हैं वो अग्री हों सेम सेंस में और सेम मीनिंग में, ठीक है, और सेम थिंग पे। तो सेक्शन 13 ये बताता है। और सेक्शन 14 ये कहता है कि कंसेंट जो ऊपर हमने डिफ़ाइन किया है सेक्शन 13 में कि कंसेंट होता क्या है, कि दोनों पार्टीज़ रजामंद हों सेम सेंस में, तो वो आज़ाद कब होगा, यानी कि किसी भी तरह के दबाव में ना हो। तो वो सेक्शन 14 में बताया गया है कि कंसेंट जो है वो उनका फ्री होना चाहिए। और वो फ्री किन चीज़ों से होना चाहिए, तो उन्होंने कुछ ऐसे बताए हैं पॉइंट्स, जिनसे अगर वो कंसेंट पाक होगा तो वो फ्री कहलाएगा। उसमें इन्होंने पहला कहा है कोइजन, सेकंड फ्रॉड, अनडू इन्फ्लुएंस, मिसरिप्रेजेंटेशन एंड मिस्टेक। ये इन्होंने 5 इसमें बताए हैं, कोइजन, फ्रॉड, अनडू इन्फ्लुएंस, मिसरिप्रेजेंटेशन एंड मिस्टेक। ये सेक्शन 14 में बताए हैं कि अगर एक कंसेंट फ्री होगा तो वो इन 5 चीज़ों से पाक होना चाहिए, तब वो फ्री होगा। ठीक है, ये था सेक्शन 13 एंड 14 सिर्फ।
तो जो एलिमेंट्स फ्री कंसेंट के बताए गए हैं सेक्शन 14 में कि जो कि एक कंसेंट को फ्री नहीं होने देते, वो ये 5 हैं। उनको हम अलग से डिटेल में पढ़ लेते हैं, जो कि सेक्शन 15, 16, 17, 18 और मिस्टेक के अलहदा से हैं लास्ट के 21, 22, 23, जो कि इसी चैप्टर के चैप्टर 2 में बताए गए हैं। तो हमने पहले पढ़ा सेक्शन 13 जिसमें सिर्फ कंसेंट बताया गया है, फिर सेक्शन 14 में कि वो फ्री कंसेंट क्या होता है, और जो सेक्शन 14 में उन्होंने एलिमेंट्स बताए थे जो कंसेंट को फ्री नहीं होने देते, उनको उन्होंने अलग अलग से आगे सेक्शंस में डिफ़ाइन किया है। जैसे कि सेक्शन 15 में कोरिजन बताया है, ठीक है, जो कि एक एलिमेंट को विशिएट करता है। कोरिजन का मतलब है किसी भी तरह की फोर्स लगाना, यानी कि किसी को डराना धमकाना कि वो कॉन्ट्रैक्ट में आए, यानी कि उसका कंसेंट यहाँ पर कॉज हो रहा है ना कोरिजन की वजह से। अगर किसी को डरा धमका के ला रहे हैं, यानी कि उसकी मर्ज़ी उसमें शामिल नहीं है। तो सेक्शन 15 में ये बताया गया है कि कोरिजन करके अगर आप किसी पार्टी को किसी कॉन्ट्रैक्ट में लेकर आ रहे हैं तो यहाँ भी उसका कंसेंट कॉज हो रहा है, यानी कि वो फ्री नहीं रहता, ठीक है। फोर्स के ज़रिए अगर हम किसी को लेकर आ रहे हैं या थ्रेट दे रहे हैं, यानी कि धमकी दे रहे हैं, तब भी उसका जो कंसेंट है वो कॉज हो जाता है कोरिजन से। तो सेक्शन 15 में ये बताया गया है कोरिजन एज कमिटिंग और थ्रेटिंग टू कमिट एनी एक्ट फॉरबिडन बाय द लॉ इन पीपीसी, अनलॉफुली डिटेनिंग और थ्रेटनिंग टू डिटेन एनी प्रॉपर्टी विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग एनी पर्सन टू इंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि इन्होंने कोरिजन में बताया गया है कि सेक्शन 15 में कहा है कि ऐसा कोई भी काम करना या ऐसा धमकाना सामने वाली पार्टी को, इस बात में धमकाना कि हम आपके साथ कुछ भी ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, अगर आप कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आए तो हम आपको प्रॉपर्टी आपकी ज़ब्त कर लेंगे या आपको किडनैप कर लेंगे, ऐसा किसी भी तरह की धमकाना। या जो पीपीसी में पाकिस्तान पीनल कोड है उसमें जो भी पनिशमेंट्स वगैरह बातें लिखी हुई हैं कि ये नहीं करना या इनके अगेंस्ट नहीं जाना, तो अगर कोई उनके अगेंस्ट जाकर किसी को डराता धमकाता है तो वो भी कोरिजन के ज़िम्मे में आएगा, ठीक है। इसमें ये भी हो सकता है कि उनसे ये डराना कि अगर आप कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आए तो हम आपकी प्रॉपर्टी ज़ब्त कर लेंगे या आपको अगवा कर लेंगे या ऐसा कर देंगे, आपको गोली मार देंगे। इस तरह का उन्हें कोरिजन में लाकर लेकर आना किसी कॉन्ट्रैक्ट में, तो ये उनका कंसेंट कॉज करता है। फॉर एग्जाम्पल, ए थ्रेटन्स टू हर्ट बी इफ़ ही डज़ नॉट सेल हिज हाउस टू ए फॉर 5 लाख रुपीज़। ए जो है वो बी को डराता है धमकाता है कि मैं आपको मार दूंगा अगर आपने अपना घर मुझे 5 लाख में नहीं बेचा। हेयर इवन इफ़ बी सेल्स द हाउस टू ए, इट विल नॉट बी अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट सिंस बीज कंसेंट वॉज ऑब्टेन्ड बाय कोरिजन। अगर यहाँ पर ए ने बी को डराया है और बी डर कर उसे सेल कर भी देता है अगर हाउस, तो यहाँ पर भी उसका कंसेंट शामिल नहीं है और ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। एक बात हमें याद रखनी है कि अगर कंसेंट फ्री नहीं है तो वो हमेशा कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल कर देता है। और वॉइडेबल का मतलब क्या है? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स हमने पढ़े थे, उसमें ये होता है कि जिस बंदे का कंसेंट शामिल नहीं होता उसके ऑप्शन पे होता है कि वो चाहे तो उस कॉन्ट्रैक्ट को चला ले या कोर्ट में जाके उसे सू कर ले कि इस बंदे ने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट में ये ज़बरदस्ती आया है, मेरा कंसेंट शामिल नहीं था। इसका मतलब जिस पार्टी के ऊपर जुल्म हुआ है या जिस पार्टी का कंसेंट शामिल नहीं था, ये वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट उस पर होता है, उसके ऑप्शन पे होता है कि उसकी मर्ज़ी है, वो चाहे तो वैलिड भी कर ले, भले उसकी मर्ज़ी है, कंसेंट उसका शामिल नहीं था फिर भी वो कर ले। लेकिन अगर वो चाहे कि वो नहीं मानता, वो वॉइडेबल मतलब ये कहता है कि मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को मानता ही नहीं हूँ, मेरी मर्ज़ी शामिल नहीं थी, तो वो कोर्ट में जाके उसे सू भी कर सकता है। तो यानी उसके ऑप्शन पे होता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी जैसे एग्जांपल में था कि अगर ए ने थ्रेटन करके उसे कह भी दिया है कि आप मुझे घर सेल करें और बी कर भी देता है, तो बी के ऑप्शन पे है, वो चाहे तो इसे परफॉर्म ना करे और कोर्ट में जाके सू कर ले कि इसने मेरे साथ ज़बरदस्ती की है, और चाहे तो वैलिड कर ले यानी कि परफॉर्म कर ले। उस पर डिपेंड करता है जिसका कंसेंट कॉज हो रहा है, ठीक है। ठीक है, तो यानी कि जो कोरिजन है उसका इफ़ेक्ट क्या होगा अगर किसी को कोई डरा धमका के कॉन्ट्रैक्ट में लेकर आ जाता है। तो मैंने आपको बताया कि जो कॉन्ट्रैक्ट है अगर कोरिजन से इफ़ेक्ट हो रहा है उसका कंसेंट, तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल बन जाता है, ठीक है। दिस मीन्स दैट द कॉन्ट्रैक्ट इज़ वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी। अभी मैंने आपको बताया है जिसका कंसेंट फ्री नहीं था उसके ऑप्शन पर डिपेंड करता है, वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो गया है कि वो चाहे तो उस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड भी करवा सकता है। जैसे कि अगर
इफ़ बी स्टिल विशेस द कॉन्ट्रैक्ट कैन गो अहेड, मतलब कि अगर वो चाहे तो वॉइड भी करा दे, और अगर वो बाद में चाहे कोई बात नहीं मुझे डरा धमका के लाए, मैं फिर भी इस कॉन्ट्रैक्ट को कर ही लेता हूँ, तो उसकी मर्ज़ी पर डिपेंड करता है। यानी कि वॉइडेबल है, इट मीन्स कि उसकी मर्ज़ी पर है, वो चाहे तो उसे वॉइड करार दे दे, मतलब कि कोर्ट में जाए और प्रूव करे कि ये कॉन्ट्रैक्ट जो है मेरे साथ कोइजन में ला कर लाया गया है, मेरा कंसेंट शामिल नहीं था। वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो बताए, ठीक है, क्योंकि वो कोर्ट में ख़ुद जाके बताएगा, उसके ऊपर ऑप्शन पर है। और अगर वो चाहे तो उसे वैलिड भी करार दे सकता है बगैर कहीं जाए, ठीक है। तो ये था सेक्शन 15 जो कि कोइजन बताता है, और ये वो एलिमेंट था जो किसी कंसेंट को फ्री नहीं होने देता, ठीक है। सेकेंडली है अनड्यू इन्फ्लुएंस, जो कि सेक्शन 16 में बताया गया है कि अनड्यू इन्फ्लुएंस कब कब होती है। यानी कि अगर जो पार्टीज़ कॉन्ट्रैक्ट में आई हैं उनमें से कोई एक पार्टी दूसरी पार्टी पर इन्फ्लुएंस रखती है, यानी कि किसी डोमिनेंट पोजीशन पर है जिसकी वजह से वो दूसरे पर इन्फ्लुएंस रखती है, तो इस तरह का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है जो किसी के इन्फ्लुएंस में आके आता है जिसमें उसका कंसेंट शामिल नहीं हो, तो उससे भी वो भी कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाता है उस बंदे के ऑप्शन पर जिसका कंसेंट शामिल नहीं होता, ठीक है। और ये अनड्यू इन्फ्लुएंस जो है वो सेक्शन 16 में बताया गया है, जिसमें ये कहते हैं कि इट इज सेड दैट व्हेन द रिलेशंस बिटवीन द टू पार्टीज आर सच दैट one party is in a position to dominate the other party and uses such influence to obtain an unfair advantage of the other party, it will be undue influence। यानी कि undue influence तब आता है जब दो पार्टीज़ के दरमियान ऐसा रिलेशन हो जिसमें एक जो है वो उस पर डोमिनेंसी रखती हो और वो उस डोमिनेंसी का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट में आ जाए। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, वो हम आगे इसी सेक्शन में ही डिफ़ाइन किया गया है कि दो तरह के होते हैं इन्फ्लुएंस के वेज, या डोमिनेंसी दो तरह की हो जाती है जो इसमें बताई गई है। पहली तो ये कि व्हेन अ पर्सन होल्ड्स रियल और इवन अपेरेंट अथॉरिटी ओवर द अदर पर्सन, और इफ़ ही इज़ इन अ फिडुशियरी रिलेशनशिप विद द अदर पर्सन, यानी कि एक अपेरेंट अथॉरिटी हो दोनों के दरमियान, ऐसी भी पोजीशन होती है। यानी कि पेरेंट्स के दौरान भी, पेरेंट्स और उनकी जो औलाद है उसके दौरान जो रिलेशनशिप है उनमें पेरेंट्स जो है डोमिनेंट होते हैं, तो अगर कोई ऐसे उनके साथ कॉन्टैक्ट कर ले बच्चों के साथ उन्हें डरा धमका कर, तो ये भी अनड्यू इन्फ्लुएंस वाला आ जाता है। या फिर फिडुशियरी रिलेशनशिप हो, यानी कि कोई फिडुशियरी ड्यूटी जिस पर आयद हो जाती है, जो फिडुशियरी रिलेशन से मुराद कि अगर कोई जैसे कोई बडेरा होता है किसी गांव में, उस पर जो किसान जो है वो उस पर फिडुशियरी रिलेशनशिप पैदा हो जाता है उनके दरमियान भी, या गवर्नमेंट और सिटीजन्स के दरमियान के एक तरह से, या यही कि अगर कोई वडेरा है वो किसी किसान को कहे, उसका अपनी जो डोमिनेंट पोजीशन यहाँ पर उसकी है उसको यूज़ करते हुए वो उसे अनफेयरली कहे कि अगर तुम मेरे साथ कांटेक्ट में नहीं आए तो मैं तुम्हें अपने गांव से निकाल दूँगा या तुम्हारी ज़मीन जब्त कर लूँगा। तो इस तरह का जो रिलेशन होता है या फिर जो रिलेशनशिप में आ गया, या कोई अपेरेंट अथॉरिटी हो, यानी कि ऐसी अथॉरिटी हो जो दूसरे पर्सन पर अपेरेंटली हो, यानी कि जैसे अभी मैंने आपको बताया कि पेरेंट्स और चिल्ड्रन के दरमियान, या जो किसी वडेरे या किसान के दरमियान जो भी ये। सेकेंडली है यहाँ पर कि अगर ही मेक्स अ कॉन्ट्रैक्ट विद अ पर्सन हुज मेंटल कैपेसिटी इज अफेक्टेड बाय एज, इलनेस और डिस्ट्रेस, द अनसाउंडनेस ऑफ माइंड कैन बी टेम्पररी और परमानेंट। यहाँ पर इन्होंने कहा है कि या फिर ऐसी पोजीशन हो दोनों पार्टीज़ के दरमियान कि जो दूसरा बंदा है वो उसकी एज कम हो, या वो बीमार रहता हो, या अनसाउंड माइंड हो, या ऐसा अनसाउंड माइंड बंदा हो जो कभी कभार ठीक होता है कभी नहीं होता, यानी कि किसी को मतलब सारे टाइम ठीक होता है लेकिन उसे किसी वक्त दौरा पड़ जाता है जिस वक्त वो अनसाउंड हो जाता है, वरना वो साउंड माइंड रहता है। तो इस तरह के भी बंदे के साथ अगर कोई इन्फ्लुएंस में ला कर उसे कॉन्ट्रैक्ट में ला रहा है तो ये भी वॉइडेबल होगा। जैसे कि इन्होंने एक एग्जांपल दी है कि ए सोल्ड हिज गोल्ड वॉच फॉर ओनली ₹500 टू हिज टीचर बी आफ्टर हिज टीचर प्रॉमिस्ड हिम गुड ग्रेड्स। हेयर द कंसेंट ऑफ ए, जो अडल्ट है, इज़ नॉट फ्रीली गिवन, ही वॉज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हिज टीचर। यहाँ इन्होंने कहा है कि अगर ए जो है वो एक वॉच गोल्ड की है, जबकि वो अपनी टीचर को ₹500 में बेच देता है, और टीचर जो कहता है तो मुझे 500 में ही सेल कर दो, मैं तुम्हें अच्छे ग्रेड्स दे दूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी टीचर जो है वो डोमिनेंट पोजीशन पर है और उसने अपनी इन्फ्लुएंस जो है वो यूज़ की है, और यहाँ पर ए उसका कंसेंट जो है फ्रीली नहीं है, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर
अपनी जो उसके टीचर है उसने उन्हें एक तरह से उसका कंसेंट शामिल नहीं है ना, उसे कहा है एक अपना इन्फ्लुएंस जो है वो यूज़ करते हुए कि अगर तुमने मुझे ये घड़ी सिर्फ 500 रुपये में दे दी जो कि गोल्ड की है, जब क्या मैं तुम्हें अच्छे मार्क्स दे दूँगी। तो ये भी जो है इधर भी जो ए है उसका कंसेंट मुकम्मल तौर पर फ्रीली गिवन नहीं है और वो इन्फ्लुएंस के अंदर में आ जाता है अपने टीचर के, जो कि उससे डोमिनेंट पोजीशन में थी। तो इस तरह के कॉन्टेक्स्ट का इफ़ेक्ट क्या होता है वो हम देख लेते हैं। नाउ undue influence to be evident the dominant party must have the objective to take advantage of the other party। यहाँ पर उसने जो उसकी अगर एग्जांपल में देखा जाए तो उनकी जो टीचर है उसने अपनी जो पोजीशन उसके पास थी उसका फ़ायदा उठाया है ना, कि स्टूडेंट है उसको मैं पागल बना देती हूँ ये कह के कि मैं उसे अच्छे मार्क्स दे दूँगी, तो कितने में भी एक गोल्ड की वॉच है मैं कितने में भी कहूँगी दे देगा, ये कहकर कि मैं उसे अच्छे मार्क्स दूँगी। तो यहाँ पर उन्होंने अपनी जो डोमिनेंट उसकी पोजीशन थी उसका एडवांटेज उठाया है, ठीक है। इफ़ इन्फ्लुएंस इज वेल्डेड टू बेनिफिट द अदर पार्टी इट विल नॉट बी undue influence, but if consent is not free due to undue influence the consent becomes voidable at the option of the aggrieved party and the burden of proof will be on the dominant party to prove the absence of influence। अगर एक पार्टी जिसका कंसेंट शामिल नहीं था वो इन्फ्लुएंस में आ गया तो ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वॉइडेबल हो जाता है। तो वो उसकी ऑप्शन पे है कि वो चाहे तो फिर भी उस कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड रखे या वॉइड कर दे। तो अगर उसने वॉइड करना है तो वो कोर्ट में जाके उनसे क्लेम करेगा कि मेरा इधर कंसेंट जो है वो फ्रीली गिवन नहीं था। और यहाँ बर्डन ऑफ प्रूफ जो है ये बताने का कि नहीं मैं अंडर इन्फ्लुएंस में नहीं था, वो उस पार्टी पर है जो डोमिनेंट पोजीशन में था। यानी कि अगर यहाँ पर ए जो है उसका कंसेंट शामिल नहीं था, वो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट जो है वॉइडेबल है, तो वो कोर्ट में जाके क्लेम कर दे कि मेरा कंसेंट शामिल नहीं था, मेरे टीचर ने ऐसा किया मेरे साथ कि सिर्फ 500 में मुझसे ये ले ली वॉच ले ली, कह कर के वो उसे गुड अच्छे ग्रेड्स वगैरह दे देगा। तो यहाँ पर जो बर्डन ऑफ प्रूफ है कि ये क्लेम जो उन्होंने लगाया है वो सही है नहीं है, वो जाता है उस पार्टी पर जो डोमिनेंट पोजीशन में थी, यानी कि टीचर पर, कि वो इसे क्लियर करे कि जो डोमिनेंट पार्टी, अगर मैं डोमिनेंट पोजीशन में थी तो मैंने यहाँ पे अपना इन्फ्लुएंस को यूज़ नहीं किया, इसकी मर्ज़ी शामिल थी पूरी या नहीं थी। तो बर्डन ऑफ प्रूफ जो है पूरा कि इन्फ्लुएंस में था या नहीं था वो जाता है डोमिनेंट पार्टी पर, ठीक है। अनडू इन्फ्लुएंस में ये होता है। ये सेक्शन 16 में था। ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी कि हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे सारे सेक्शन के हिसाब से। इंशाल्लाह जो आगे हैं सेक्शन 17 और 18 और 21, 22 और 23, इनमें है फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक एज़ पर लॉ और एज़ पर फैक्ट। वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना ही। उम्मीद है आप सबको समझ आया होगा, और अगर आप में से किसी को कोई भी क्वेरी है तो यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स। जज़ाकुमुल्लाहु खैर।